तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में देखा था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में CR इक्वेशन यानी कॉची रीमान इक्वेशंस क्या होती हैं। ux इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, जहाँ फंक्शन एफ जेड हमारा क्या है, u प्लस आई वी है। तो ये होती है कॉची रीमान इक्वेशंस। हमने ये पढ़ा था कि कॉची रीमान इक्वेशन से अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है वहाँ पर ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन उल्टा कब होगा? उल्टा तब होगा जब वो फंक्शन कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और ये चारों ux, vy, uy और vx, माइनस को भूल जाते हैं एक बार, ये चारों क्या हों, कॉन्टीन्यूस हों। तब हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल भी है। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। एग्जाम्पल फंक्शन लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड, ठीक है। और ई टू द पावर जेड फंक्शन अगर हम देखें तो मान लिया हमारे पास कोई भी पॉइंट है जेड इक्वल टू, लेते हैं हम 0 प्लस आई जीरो, लेते हैं 0 प्लस आई जीरो, या कोई भी पॉइंट लेते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। ई टू द पावर एक्स हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम CR इक्वेशन की सहायता से किसी भी पॉइंट x प्लस आई वाई पर क्या करेंगे, या फिर कह सकते हैं किसी भी पॉइंट z0 इक्वल टू x0 प्लस आई वाई जीरो पर क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का उल्टे वाला तरीका लगाएंगे, जिसे क्या बोलते हैं, CR इक्वेशंस वाला। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो CR इक्वेशंस के लिए सबसे पहले फंक्शन को किस में तोड़ेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे, u प्लस आई वी में। हम पहले भी कर चुके हैं इस चीज़ को। तो e टू द पावर z हो गया, इसको इस तरीके से लाएंगे तो फंक्शन हमारा क्या है, e टू द पावर z, जो क्या हो जाएगा e टू द पावर x प्लस आई वाई, जो क्या है e टू द पावर x कोस वाई प्लस आई साइन वाई, जो क्या हो जाएगा e टू द पावर x कोस वाई प्लस आई e टू द पावर x साइन वाई। तो यहाँ u ये हो गया और v ये हो गया। ux कितना आएगा, e टू द पावर x कोस वाई, vy कितना आएगा e टू द पावर x कोस वाई, uy कितना आएगा, uy मतलब u का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जहाँ x कांस्टेंट की तरह काम करेगा, माइनस e टू द पावर x साइन वाई, और vx कितना आएगा e टू द पावर x साइन वाई। तो कहने का मतलब हुआ ux इज इक्वल टू आ गया vy और uy इक्वल टू आ गया माइनस vx। इसका हमारा CR इक्वेशन सेटिस्फाइड है, CR इक्वेशंस सेटिस्फाइड है, CR इक्वेशंस होल्ड हो गई यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या देखना है कि उल्टे वाला तरीका लगाएं डिफरेंशिएबिलिटी का। तो CR इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करना ही करना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, साथ में ये होना चाहिए कि ux, uy, vx और vy ये चारों क्या होने चाहिए, कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। तो अब जब हम देखते हैं कि ux में ex और cos y है, ये फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है। आपने पढ़ा है पहले कि e की पावर x cos y हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। इसी तरीके से cos y हमेशा कॉन्टीन्यूस, e की पावर x ये भी कॉन्टीन्यूस होगा, ये भी कॉन्टीन्यूस होगा और कॉन्टीन्यूस। इसका मतलब ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, साथ में ux, vy, vx, vy ये चारों क्या हैं, कॉन्टीन्यूस भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, CR इक्वेशंस प्लस कॉन्टिन्यूटी ऑफ ux, uy, vx और vy, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए,
सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। उस केस में गारंटी नहीं है कि यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई कॉन्टीन्यूस होते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं कह सकते हम। हाँ, ये हमें पता है अगर डिफरेंशिएबल है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सी आर इक्वेशन प्लस इनकी कॉन्टीन्यूटी है तो डिफरेंशिएबल होगा। तो हमने इधर वाली कंडीशन लगाई सी आर इक्वेशन की सहायता से। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर, और मैं पीडीएफ भी शेयर करता रहूँगा कि उसके मैं पीडीएफ शेयर करूँगा जिसके अंदर आपको क्या होंगे एग्जाम्पल्स मिलेंगे ढेर सारे। व्हाट्सएप ग्रुप में करूँगा मैं, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में वो जुड़ जाएं। बीएससी थर्ड ईयर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे मोरारका कॉलेज का, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन के टाइप्स इसी तरह से होंगे, बस आपको ये यू एक्स वी वाई डेरिवेटिव करने आनी चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव, जो आप क्या सीखते हो अपनी 11वीं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में सीख चुके होंगे। अब आता है मेन कंसेप्ट एनालिटिक फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एनालिटिक फंक्शन जिसे बोलते हैं हम एनालिटिक फंक्शन, जिसे बोलते हैं हम विश्लेषिक फलन। विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक फलन क्या होता है? देखो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। एनालिटिक की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंशियबिलिटी से आती है। कहने का मतलब हो गया, अगर जैसे मेरे पास एक पॉइंट है Z0, यहाँ कोई पॉइंट है Z0, उसके चारों नेबरहुड का मतलब है कि इसके चारों हम कोई ना कोई क्या बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं जिसकी हमें बाउंड्री नहीं लेनी है। तो नेबरहुड बच चुकी हुआ प्रतिवेश जिसे बोलते हैं, यानी अंदर अंदर वाले पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल हो और इसके चारों ओर कोई एक ऐसा नेबरहुड मिले जिसके जितने भी सारे पॉइंट्स है, यानी एक ओपन डिस्क मिले, इसके चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री मिले है, एक मिलनी चाहिए, चाहे कितनी छोटी हो जाए वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक ही मिलना चाहिए जिसके अंदर सारे पॉइंट्स है, वहाँ पर भी वो डिफरेंशिएबल हो। यानी डिफरेंशिएबल इस पर तो है ही है, साथ में ये जो एनवायरनमेंट बना है इसके अंदर का, इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए। देन फंक्शन क्या कहलाता है, इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट Z0 यहाँ पर क्या होगा, x0 प्लस I0 होगा, इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट इन सम नेबरहुड ऑफ, सम नेबरहुड, या नेबरहुड का मतलब है प्रतिवेश, इन सम नेबरहुड ऑफ Z0। नेबरहुड का मतलब क्या होगा, इसके चारों ऐसी चकती मिलनी चाहिए जिसकी बाउंड्री को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उसके अंदर वाले पॉइंट और इसके ऊपर। तो इसके अंदर जो इनफाइनाइटली अनंत बिंदु हैं, इन सब के ऊपर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तभी वो क्या कहलाता है, तभी वो क्या कहलाता है, उस पॉइंट की, इस पॉइंट अकेले पॉइंट के ऊपर क्या कहलाता है, एनालिटिक कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर किसी फंक्शन को एनालिटिक देखना है, यदि किसी फंक्शन को किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक देखना है, तो मेन चीज़ क्या देखनी है हमें, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ यहाँ पर जैसे हमने पीछे एग्जांपल किए थे इधर साइड में, वहाँ पर तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर चेक करी थी, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी हम कहाँ चेक करेंगे, इस सिंगल पॉइंट के ऊपर तो चेक करे ही करेंगे, साथ में इसके जो पड़ोसी हैं यानी नेबर में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो हमने फंक्शन लिया था एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड, ये क्या है कि हर जगह दिस इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, जिसे हमने कर चुके हैं एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, यानी हमेशा ये डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो इसका क्यों, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, प्लस तो यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई थे, ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है, हर पॉइंट के ऊपर ये कॉन्टीन्यूस है और हर पॉइंट के ऊपर सी आर इक्वेशन डिफाइन हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या हुआ है कि हर पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब कोई भी पॉइंट उठाएं हम Z0, उसके चारों ओर सारे बिंदुओं पर ये डिफरेंशिएबल है चारों तरफ। इसका मतलब इसके चारों तरफ हम एक छोटा सा नेबरहुड बना सकते हैं जिसके अंदर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि
किसी भी पॉइंट के कोई भी पॉइंट उठाएं, इसके चारों ओर कोई भी नेबरहुड ले लें, हमें तो एक नेबरहुड चाहिए, कोई भी नेबरहुड ले लें, उन नेबरहुड के अंदर हमेशा ये डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब ये फंक्शन हर पॉइंट के ऊपर क्या है, एनालिटिक है। दैट मीन्स दिस इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एनालिटिक फंक्शन जो निकालते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, किसी फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर एनालिसिटी जो है वो, यानी एनालिसिटी से है जो वो किस पर डिपेंड करती है कि किन पॉइंट्स पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय है, किन पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का तरीका है CR इक्वेशन, यानी एक फंक्शन ऐसा जिसके लिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो प्लस ये चारों जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं UX, UY, VX, VY ये सारे क्या हों, कॉन्टिन्यूस हों, तो वो क्या करें, डिफरेंशिएबिलिटी शो करेंगे। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी बताने के लिए हमारे पास क्या है, CR इक्वेशन, और डिफरेंशिएबिलिटी से किस पर जाएंगे हम, एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन पर। तो यानी एनालिटिक फंक्शन है तो डिफरेंशिएबिलिटी पे जाना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है तो हमें जाने पड़ेगा CR इक्वेशन। इसका मतलब एनालिटिक फंक्शन के को बताने के लिए, किसी फंक्शन को एनालिटिक है कि नहीं वो बताने के लिए हमारे काम क्या आ रही है, CR इक्वेशन। इसीलिए CR इक्वेशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन अब एनालिटिक फंक्शन है। अब जब कॉम्प्लेक्स में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ हम डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन कहीं यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ हर जगह आपको एनालिटिक फंक्शन काम में आएगा। ये जो एनालिटिक फंक्शन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो सारी की सारी कहीं ना कहीं उसमें ये लिखा आएगा, सपोज FZ इज एनालिटिक फंक्शन, सपोज FZ इज एनालिटिक, यानी हम मान के चलेंगे कि FZ एनालिटिक फंक्शन है, और वो एनालिटिक फंक्शन इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर रखेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए। जो चीज़ें इतनी टफ हो जाती हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, इंटीग्रेशन निकालना कुछ, लेकिन अगर वहाँ फंक्शन ये प्रूव कर दें कि वो फंक्शन एनालिटिक है तो डायरेक्ट पता लग जाता है कि वो तो इंटीग्रेशन 0 है। तो मतलब हम फंक्शन इंटीग्रेशन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो खुद वो पहले ही बता देगा कि वो फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन वहाँ पर 0 है। तो ये कितनी, जो इंटीग्रेशन निकालना इतना मुश्किल हो रहा था, जो इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल नहीं हो रहा था, उसे एनालिटिक फंक्शन ने डायरेक्ट बता दिया कि उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो कितना आसान हो जाता है एनालिटिक फंक्शन से किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करना या डेरिवेटिव करना या इंटीग्रेशन निकालना, वो चीज़ हम आगे देखेंगे, ठीक। बहुत सारी थ्योरम्स हैं उनके ऊपर, जैसे कोशी-गॉर्सेट थ्योरम है, कोशिश इंटीग्रल फार्मूला है, कोशिश थ्योरम है, उसके बाद कोशिश रेसिड्यूज थ्योरम है। ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काम जो है वो कोशी ने किया है, वो चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में इसी वजह से आता है क्योंकि ये चीज़ जो है वो जिसे बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी है एनालिटिक फंक्शन। आसान बहुत है निकालना, क्योंकि सिर्फ एनालिटिक, नाम ही एनालिटिक दिख रहा है, लेकिन चेक सिर्फ हमें डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी कह सकते हैं हम, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, अवकलनीयता चेक करनी है। और अवकलनीयता किससे आती है, CR इक्वेशन से, कॉची-रीमान इक्वेशन से, और वो तो बहुत आसान है। फंक्शन को पहले U और V पार्ट में लाना है, उसके बाद कंडीशन देख लेनी है, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, प्लस चारों चीज़ें ये कॉन्टीन्यूस हो गए तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी से एनालिटिसिटी आ जाती है डायरेक्ट। तो कितना आसान कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा चीज़ें खास नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, फटाफट थोड़ा सा सीख लोगे तो फटाफट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाते हैं, वहाँ हम पढ़ेंगे इससे आगे।